टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो का प्रवेश ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो पेपर हुआ था, इसकी जो डेट है वो 14/7/2021 को हुआ था और ये मैंने खुद ने ही दिया था, नाम देख सकते हो आप। और ये टेक्नीशियन बी फिटर का है पेपर है और इसके अंदर जो टाइम दिया हुआ है वो 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है। तो बिना टाइम घुमाते हुए हम हमारे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आंसर भी नीचे दिए हुए हैं इसरो के द्वारा और ये इधर जो मैंने किए हैं वो इधर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से एक फाइल की वांछित कठोरता का चयन करें। ऑप्शन है 85,000 से होती है, 30,000 से होती है, 60,000 से होती है एवं 90,000 से होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 60,000 से होगा। और मिलिंग कटर होता है, मिलिंग कटर की जो हार्डनेस होती है वो 63,000 से होती है। और हाई कार्बन स्टील होता है, हाई कार्बन स्टील के जितने भी टूल बने होते हैं उसकी जो होती है वो 54 से 60,000 सी के बीच में ही आते हैं। कहीं 58,000 से आता है, जैसे फाइल की है तो फाइल कहीं 58,000 से दिया होता है। और जो होता है हैमर होता है, हैमर के स्ट्राइकिंग एज होता है उसका 54 से 58,000 से होता है। और पंच होता है, पंच का होता है तो उसमें भी ये लगभग यहीं से इसमें ही होते हैं, 55 से 58, 55 से 60 इसी के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर देख सकते हो इसमें नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें एक औजार के कठोरण के बाद अपेक्षित सदृढ़ता गुणधर्म प्राप्त करने के लिए उसे पुनः तापित एवं शीतलन किया जाता है। इसके अंदर क्वेश्चन में हमारे को बताया हुआ है कि कौन सा हीट ट्रीटमेंट या कौन सा प्रोसेस है जिसमें औजार को हम पहले कठोर करते हैं, उसके बाद उसको पुनः उसको गर्म करते हैं और फिर ठंडा करते हैं। तो ऑप्शन है इसके अंदर दिया हुआ है टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग, केस हार्डनिंग एंड इंडक्शन हार्डनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा टेम्परिंग। टेम्परिंग जो की जाती है वह हमारी कार्बन की प्रतिशत मात्रा के अनुसार, जिस प्रकार हमारे मटेरियल के अंदर कार्बन होता है उसके अनुसार हमारी अलग अलग होती है। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा से लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे टेम्परिंग करते हैं। नॉर्मलाइजिंग है, नॉर्मलाइजिंग में भी कार्बन प्रतिशत मात्रा के अनुसार हम नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइजिंग में हम इसलिए करते हैं कि हमारी जो मटेरियल है उसके ऊपर हम किसी भी मटेरियल पर हैमरिंग या उसकी प्रतिबल और विकृति को हम दूर करने के लिए उसे नॉर्मलाइज करते हैं। और ये नॉर्मलाइजिंग करते हैं वह हम करते हैं कार्बन की प्रतिशत मात्रा के अनुसार करते हैं। और उसके लिए हम, जैसे हमारे नॉर्मल है जिसमें कार्बन की मात्रा कम है, उसके लिए हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं और उसके बाद उसको एयर में, वायु के अंदर हम उसको ठंडा करते हैं। उसके बाद आता है केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग हमारी जिस मटेरियल के अंदर कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है उसको हम हार्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसको हार्ड करने के लिए हम करते हैं प्रोसेस, वो केस हार्डनिंग होती है। केस हार्डनिंग हमारी 2 प्रकार की होती है, जिसके अंदर एक हमारी होती है वो होती है फ्लेम हार्डनिंग होती है और दूसरी होती है वो होती है इंडक्शन हार्डनिंग होती है। फ्लेम हार्डनिंग के अंदर हम ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम का यूज़ करते हैं और आगे से हम उसको गर्म करते हैं और पीछे से उसको ठंडा करते रहते हैं, जिससे कि हमारी जो सरफेस है वो ऊपर से हार्ड हो जाती है और उसके जो अंदरूनी संरचना होती है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वह हमारा नॉर्मली रहता है, वो सॉफ्ट होती है और डक्टाइल होती है। लेकिन जो ऊपर की जो संरचना होती है वह एक परतनुमा संरचना बन जाती है और उस पर हार्डनेस का गुण आ जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर है वो है इंडक्शन हार्डनिंग में हम एक कॉइल का उपयोग करते हैं और उस कॉइल, किसी भी जैसे मटेरियल है हमारा, कोई भी रोड है, उसके ऊपर हम कॉइल को लपेट देते हैं। कॉइल को लपेट कर हम उस पर विद्युत की जो इलेक्ट्रिक धारा है हमारी उसको हम
प्रवाह करते हैं और फिर उसको ठंडा करते हैं। तो इसके अंदर जो बनती है वो इंडक्शन हार्डनेस से फिनिश सरफेस बनती है। और नेक्स्ट है इंडक्शन हार्डनिंग हो गया हमारा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है आंतरिक व्यास डी और द्रव्य आयतन V से युक्त बेलनाकार पात्र के द्रव्य कॉलम की ऊंचाई का पता लगाने हेतु किस फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है हमारे को H बराबर हमारा जो बेलन होता है, बेलन का जो आयतन होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर H होता है। और अगर हम पाई डी स्क्वायर H करेंगे, पाई डी स्क्वायर, तो ये इससे हो गया 4 गुना अधिक है, तो इसको डी होता है, जो आर होता है वो 2D होता है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, और ये होती है हमारी बेलन का आयतन होता है। आयतन को हम V से डिनोट कर देते हैं। तो इसके अंदर हमारा जो आएगा H हमारे को ज्ञात करना है, तो H बराबर होगा वो ये इससे गुणा हो जाएगा V इंटू 4 अपॉन पाई अपॉन डी स्क्वायर। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वह हमारा सी ऑप्शन में केवल डी दिया हुआ है, लेकिन बी ऑप्शन में हमारे को 4V अपॉन डी स्क्वायर पाई दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द टेम्परेचर। यह ऊर्जा का एक प्रकार है, इसे कैलोरीमीटर द्वारा मापा जाता है। यह उष्मा का एक माप है, इसमें एक एकल कैलोरी है। तो तापमान है वह हमारा एक उष्मा का माप है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेम द पार्ट ऑफ विच द डेप्थ बार ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज अटैच्ड। उस भाग का नाम बताइए जिसमें वर्नियर कैलिपर की डेप्थ बार जुड़ी होती है। तो हमारा जो वर्नियर कैलिपर है उसकी जो लिस्ट काउंट होती है वो 0.02 mm होती है नॉर्मली, और इसकी लिस्ट काउंट मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अनुसार बदलती रहती है। यह हमारा जो सिद्धांत पर कार्य करता है वह दो स्केलों के मध्य अंतर पर करता है। दो स्केलों के मध्य अंतर पर या अंतर पर करता है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के आधार पर। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है फिक्स्ड स्केल है, वर्नियर स्केल है, मूवेबल जा है, एंड फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा मूवेबल जा से डेप्थ बार जुड़ी होती है, और डेप्थ बार का प्रयोग हम किसी भी ब्लाइंड होल की गहराई को जांच करने के लिए हम डेप्थ बार का प्रयोग करते हैं। वर्नियर स्केल है, तो वर्नियर स्केल पर वर्नियर जो माप होती है वो लिखी हुई होती है। फिक्स्ड स्केल है, फिक्स्ड स्केल हमारी जो होती है वो मेन स्केल होती है और वो फिक्स्ड होती है। उसके बाद है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का प्रयोग हम जब हमारा वर्नियर कैलिपर को हम करते हैं तो उसको जब हम बंद करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा एरर रह जाता है, तो उस एरर को दूर करने के लिए हम फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिरूप निर्माताओं द्वारा संचकन प्रतिरूप और कोर बॉक्स बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। विच एमोंग द फॉलोइंग इज यूज लेइंग आउट कास्टिंग पैटर्न एंड कोर बॉक्स। यानी कि लेइंग आउट कास्टिंग के लिए किस स्टील रूल का प्रयोग करते हैं एंड कोर बॉक्स बनाने के लिए। ऑप्शन है फ्लेक्सिबल रूल का, शॉर्ट रूल का, श्रिंक रूल का एंड हुक रूल का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो श्रिंक रूल होगा। श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं। और हम शॉर्ट रूल होती है वह हमारी एक छोटी रूल होती है जिसके द्वारा हम माप लेते हैं। एंड फ्लेक्सिबल रूल होती है अनियमित आकार की जब हमारी सतह होती है जैसे ऊपर नीचे होती है, तो इसकी सरफेस लेने के लिए हम इसकी जो माप लेने के लिए फ्लेक्सिबल रूल का प्रयोग करते हैं। हुक रूल है, किसी भी लंबे पार्ट है उसकी एक ही यानी कि कोई एक ही व्यक्ति होता है और उसको माप लेनी होती है, तो हुक रूल के अंदर जो एक हुक होता है उसको यहाँ पर लगाया जाता है और उसके बाद उसके स्केल से होता है। जैसे हमारे ये जो मिस्त्री होते हैं जो कारीगरी का काम करते हैं वो उनके पास हुक रूल होता है और एक वो बड़ा रूल होता है एंड ट्राई स्क्वायर होता है। ट्राई स्क्वायर में वो बड़ा वाला ट्राई स्क्वायर होता है एल आकार का, जिसमें दोनों लेग लगभग एक थोड़ी सी छोटी होती है और एक बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
7 नंबर का, एक छिद्र व शाफ्ट संयोजन में 20H7G6 फिट है। 20H7 के लिए विचलन 0 है प्लस 21 माइक्रोन है तथा शाफ्ट के लिए 20G6 के लिए विचलन -7 एंड -20 माइक्रोन है। छिद्र व शाफ्ट के बीच का अधिकतम क्लीयरेंस का पता लगाइए। तो इसके अंदर हमारे को सबसे पहले तो हमारे को जो मान दिया हुआ है, ये विचलन दी हुई है वो माइक्रोन में दी हुई है, तो इसको हम mm में बदलेंगे तो 1 माइक्रोन बराबर होता है ना, वो होता है 1 mm बराबर होता है 0.001 माइक्रोन होता है। तो हमारे को माइक्रोन दिया हुआ है तो 1 mm का मान हम निकालेंगे। तो इसके अंदर हमारे का जो होल की जो अपर विचलन है, होल की अपर विचलन है वो होगी 20.021 mm एंड होल की लोअर विचलन है, लोअर विचलन वह होगी 20 mm हो जाएगी। उसके बाद है शाफ्ट की अपर विचलन है, शाफ्ट को हम स्मॉल से h से डिनोट करते हैं और शाफ्ट की जो है वो अपर विचलन है वो इसमें दी हुई है 20.7 है, तो इसको -7 कर देंगे तो ये हो जाएगी 19.993। ये हमारी लोअर विचलन आ गई और ये अपर विचलन है। और उसके बाद ये दी हुई है लोअर विचलन तो 19.982। तो इसके अंदर हमारे को दोनों हमने मान निकाली है। तो अब क्वेश्चन में हमारे को पूछा है छिद्र व शाफ्ट के बीच अधिकतम क्लीयरेंस होता है वो होता है अपर क्लीयरेंस बराबर होता है शाफ्ट का अधिकतम, यानी कि होल का अधिकतम होता है होल का अपर विचलन माइनस होता है शाफ्ट का लोअर विचलन होता है। तो हमारा होल का जो अपर विचलन है वो दिया हुआ है हमारे को, वो दिया हुआ है 20.021 एंड शाफ्ट का जो लोअर विचलन है वो है 19.980। तो इसको आगे कर देता हूँ मैं। तो इसको जब हम माइनस करेंगे 20.021 mm एंड 19.980, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.041। तो ये हमारा आ गया mm के अंदर। और हमारे को जो ऑप्शन में दिया है वो माइक्रोन में दिया हुआ है, जैसे मैंने ऊपर बताया था। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है वो 0.001 mm के बराबर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 41 माइक्रोन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, इसमें दिया हुआ है काउंटर बोर खालिस्तान के लिए किया जाता है। काउंटर बोर ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सॉकेटेड स्क्रू रखने के लिए होता है, छिद्रों को डिबर करने के लिए होता है एंड पहले से ड्रिल किए गए छिद्रों को सही आकार में बड़ा करने के लिए होता है एंड रिवेट शीर्ष तैयार करने के लिए होता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा सॉकेटेड स्क्रू प्रदान करने के लिए काउंटर बोर का प्रयोग करते हैं। एक काउंटर सिंक का प्रयोग हम करते हैं। काउंटर सिंक हेड स्क्रू को प्रदान करने के लिए हम काउंटर सिंक का करते हैं एंड बोर को डिबर करने के लिए, यानी किसी भी होल है उसको चैम्फर करने के लिए हम करते हैं, वह हमारा होता है, यानी कि उसकी जो कोई होल है उसके ऊपर से जो होती है उसको हम चैम्फरिंग करते हैं। और इसमें रिवेट की शीर्ष तैयार करने के लिए हम करते हैं, वो हमारा होता है वो स्नैप रिवेट सेट होता है, रिवेट सेट एंड रिवेट स्नैप होता है। तो रिवेट स्नैप का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट एक आता है इसके अंदर रिमर का प्रयोग हम थोड़ा सा होल को इनलार्ज और फिनिश करने के लिए हम रिमर का प्रयोग करते हैं। होल को इनलार्ज करने यानी बड़ा करने एंड फिनिश करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टैब वॉशर के प्रकार्य के संबंध में उचित चयन करें। ऑप्शन है थ्रेड कटिंग है, मेटिंग बंदूकों के बीच घर्षण को कम करना है, कंपन से बचाना है एंड लॉकिंग द नट। तो टैब वॉशर होती है उसका प्रयोग हम नट को लॉक करने के लिए करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा। टैब वॉशर होती है, ये हमारा मान लीजिए नट है, इसके अंदर ये नट है, ये लगा हुआ है
इसके अंदर हमारी जो टेप वाशर होती है उसका जो एक यहाँ नीचे वाशर लगी होती है उसका एक सिरा होता है वो इसके साथ ऐसे कर दिया जाता है, और प्लेट होती है उसके साथ, प्लेट के साथ एक सिरा होता है उसको ऐसे इसके साथ प्लेट कर दिया जाता है। तो जिससे इसके नट में कंपन होने के कारण हमारे ये जो नट होता है मशीन में वाइब्रेशन कुछ भी हो तो ये नट ढीला नहीं होता है और इससे हमारी लॉकिंग मजबूत रहती है। और हमारा जो प्रोसेस कार्य है जो हम करना चाहते हैं वो हमारा प्रोसेस चलता रहता है। थ्रेड कटिंग के लिए हम जो करते हैं वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल करते हैं, और टेप के द्वारा हम इंटरनल होल की टेपिंग करने के लिए, थ्रेड काटने के लिए टेप का प्रयोग करते हैं। एंड मेटिंग बंदूकों के बीच घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। इसमें दिया है ड्रिल बिट में फ्लूट कोण खालिस्तान होता है। ऑप्शन है रेक एंगल होता है, पॉइंट एंगल होता है, हेलिक्स एंगल होता है एंड लिप एंगल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हेलिक्स एंगल। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। रेक एंगल ड्रिल बिट के अंदर होता है, वो हेलिक्स एंगल को ही हम रेक एंगल कहते हैं। पॉइंट एंगल होता है जो ड्रिल का जो दोनों फ्लूट है, दोनों लिप्स है, ये हमारे लिप्स है, इन लिप्स के बीच जो एंगल होता है वह पॉइंट एंगल होता है। और जो सामान्य नॉर्मली जो रखा जाता है वह रखा जाता है 118 डिग्री होता है। और ड्रिल के मटेरियल के अनुसार इनका हेलिक्स एंगल अलग अलग होता है, वो होता है एच एन एंड एस होता है, एच एन एंड एस होता है। तो एच ये हार्ड मटेरियल के लिए होता है, ये नॉर्मल और डक्टाइल मटेरियल के होता है, और ये होता है जो सॉफ्ट मटेरियल के होता है। तो इसके अंदर जो हेलिक्स एंगल होता है वो हार्ड मटेरियल के लिए हम रखते हैं, वो 10 से 13 डिग्री के बीच रखते हैं। और नॉर्मल मटेरियल के लिए हम रखते हैं 18 से 30 डिग्री तक रखते हैं। और सॉफ्ट मटेरियल के लिए रखते हैं हम 35 से 40 डिग्री के बीच हम हेलिक्स एंगल रखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है कि पॉइंट एंगल हमारा जो मटेरियल अगर सॉफ्ट मटेरियल है तो उसके लिए हम पॉइंट एंगल है वो हम कम रखेंगे, और हार्ड मटेरियल है उसके लिए हम पॉइंट अधिक रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 36 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर का मान का पता लगाइए। तो इसके अंदर हमारे को जो हमारा जो बीजगणित में होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो अगर हम इससे सीधा इसका स्क्वायर करके फिर करेंगे तो ये लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन इससे अगर हम सीधा ये जो बीजगणित का जो सूत्र है इससे करेंगे तो बहुत ही ईजिली आसान से हो जाएगा। और इसके अंदर हम मान रखेंगे तो ये एक 36 प्लस 24 एंड ये 36 माइनस 24 हो जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे फिर इन दोनों का जो गुणा करेंगे तो ये जो आएगा वो टोटल आएगा 720। करेक्ट आंसर हमारा होगा 720। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट दिया हुआ है निम्न कार्बन इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है। लो कार्बन स्टील में होता है 0.1 से 0.3% होता है, 0.01 से 0.01 होता है, एंड 0.3 से 0.35% होता है, एंड 0.3 से 1.6% होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा फर्स्ट होगा 0.1 से 0.3 होता है। तो कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है वह हमारी एक होता है डेड माइल्ड स्टील होता है। इसके अंदर जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है वह होती है हमारी 0.08 से 0.15% तक होती है लगभग। उसके बाद आता है डेड माइल्ड स्टील नहीं होता है दोस्तों, इसके अंदर होता है वो डेड, एक होता है लो कार्बन स्टील होता है माइल्ड स्टील, डेड माइल्ड स्टील, उसके बाद मीडियम कार्बन स्टील, उसके बाद आता है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में होती है मीडियम कार्बन स्टील में जो कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है 0.3 से 0.5 या 0.7 के बीच में होती है, 0.7 में। उसके बाद मीडियम कार्बन स्टील के बाद हाई कार्बन स्टील आता है। हाई कार्बन स्टील में होती है वह हमारी 0.8
5 से 1.4 के लमसम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है 12 मीटर के परिमाप और 5 मीटर के कर्ण से युक्त समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का पता लगाइए। ऑप्शन हमारे को दिया हुआ है, तो हमारे पास जो होता है, हमारे पास परिमाप दिया हुआ है, तो ये परिमाप हो गया, और समकोण त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है a + b + c। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, ये c कर्ण हो गया, ये a हो गया, या ये b हो गया। तो इसके अंदर हमारे को जो कर्ण का मान दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है, तो ये हमारा 5 हो गया, और a + b बचा है हमारे पास। तो इसको जब माइनस करेंगे 5 में से, तो ये आएगा हमारा 12 - 5/7 आ जाएगा। उसके बाद 7 का मान 7 a + b का बराबर होते हैं। हमारे को देखना है कि भाई a और b का मान हम अगर प्लस करें तो वो 7 होना चाहिए, तो वो होता है हमारा 4 और 3 का। 4 और 3 हम लेते हैं, क्योंकि ये हमारा 5 इसके अंदर कर्ण दिया हुआ है, तो हमारे जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें ट्रिप्लेक्स होता है। ट्रिप्लेक्स से हम देखेंगे तो ये होता है 5, 4 एंड 3 होता है, कर्ण होता है, आधार होता है एंड लंब होता है। तो इसमें हमारे को ये सीधा ही मिल जाता है। तो इसका हमारे में पूछा है कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, h ऊंचाई। तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 6 मीटर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर दिया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा है 200 mm बड़े साइन छड़ का उपयोग करते हुए 30 डिग्री कोण के लिए सर्पण परिमापी की ऊंचाई का पता लगाइए। तो ये मान लीजिए हमारा ये हो गया साइन बार हो गया, और ये यहाँ पर स्लिप गेज है। हमारी को स्लिप गेज h ऊंचाई याद करनी है, और इसके जो मान दिया हुआ है वो 200 mm दिया हुआ है हमारे को, और इसका जो एंगल दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लाल बटा कक्का से हम हमारा जो लंब और कर्ण आता है वो आता है हमारे साइन में। तो साइन लंब बटा कर्ण, लंब का जो मान दिया हुआ है वो हमारे को ज्ञात करना है, एंड कर्ण है 200, और साइन 30 का मान होता है वो सभी को पता होगा, और नहीं भी पता है तो वो सारणी में याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो वो होता है 1/2 होता है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 100 mm आएगा। और साइन बार की जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है 1 मिनट, और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की होती है वो 5 मिनट होती है। इसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेंसी साइन बार होता है एंगल मेजरमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। एक विशिष्ट वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल के 50 विभाजन मुख्य स्केल के 49 विभाजन का स्थान लेते हैं। छड़ का मापन करते वक्त मुख्य स्केल की रीडिंग 24 mm है, तथा 20वां भाग वर्नियर स्केल विभाजन मुख्य स्केल के संपाती है। तो छड़ का व्यास कितना है? तो इसके अंदर हमारे को सबसे पहले वर्नियर कैलिपर की हमारी जो लिस्ट काउंट होती है वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिस्ट काउंट ज्ञात करने के लिए हमारे पास दिया हुआ है कि मेन स्केल की जो 49 भाग है वो वर्नियर स्केल के 50 भाग के बराबर है। तो ये हमारा हो गया 49 मेन स्केल डिवीजन बराबर है 50 वर्नियर स्केल डिवीजन के। तो हमारा जो वर्नियर स्केल डिवीजन का मान हमारे को ज्ञात करना है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर है वो 49/50 mm आ जाएगा। उसके बाद हमारा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मान आ गया है, और इसके अंदर हमारे को जो मेन स्केल डिवीजन का मान है वो दिया हुआ नहीं है, तो हम मान लेते हैं 1 mm हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो अगर दोस्तों हमारे को जब मान दिया हुआ नहीं है वर्नियर स्केल का, मेन स्केल का, तो मेन स्केल का मान हम 1 mm मानेंगे। और अगर हमारे को क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है कि हमारा 0.5 mm है, मेन स्केल का भाग इतने से डिवाइड कर रहे हैं, तब हमारे को वो जो दिया हुआ है वो लेना है। तो हमारी जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है, लिस्ट काउंट बराबर होती है 1 मेन स्केल डिवीजन। दूसरा लिख देता हूँ दोस्तों मैं नीचे, क्योंकि ऊपर से ये स्क्रॉल हो रहा है। लिस्ट काउंट होती है बराबर होती है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होती है। तो इसके अंदर हम मान रख देंगे 1 mm माइनस
एक मेन स्केल डिवीजन का मान 1 mm है और 49 मेन स्केल डिवीजन है वो 50 मेन वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। तो वर्नियर स्केल का मान है वो होगा हमारा 49/50। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 50/50 माइनस 49, तो ये आएगा 1/50। तो इसका जो सब इसका 1 में 50 का भाग देंगे तो ये जाएगा 0.02 mm। ये जो है ये हमारी वर्नियर कैलिपर की है जो लिस्ट काउंट है वो आ गई है। उसके बाद लिस्ट काउंट के बाद हमारे को दिया हुआ है कि रीडिंग स्केल मुख्य स्केल रीडिंग है वो 24 mm है। तो मुख्य स्केल रीडिंग मेन स्केल रीडिंग बराबर है 24, तो इसका मान है वो 1 mm है। तो ये आ गए हमारे 24। और वर्नियर स्केल रीडिंग है, वर्नियर स्केल के कितने भाग है वो हमारे को 20 दिया हुआ है, 20वां भाग है। तो इसकी जो लिस्ट काउंट है उससे हम गुणा करेंगे तो ये 0.02 mm होगा। तो इसको जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 0.4। इसको जब दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 24.4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है एक एकल बिंदु के बीच में थीटा कोण के साथ कार्य करते दो पी और क्यू बलों के परिणामी बल आर के बराबर है। तो इसका आर किसके बराबर है ये हमारे को याद करना है। तो इसके अंदर सूत्र दिया हुआ है हमारे को, यह रूट में फर्स्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है p² साइन थीटा प्लस q² कोस थीटा प्लस 2pq होता है, या सेकंड दिया हुआ है p² प्लस q² प्लस 2pq कोस थीटा होता है। सी दिया हुआ है इसमें रूट p² प्लस q² प्लस 2pq प्लस 2pq इंटू कोस थीटा है, या डी है वो है p√p² प्लस q² प्लस 2pq साइन थीटा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का। क्वेश्चन में पूछा है इस्पात के एक ब्लॉक का भार 62 kg एंड 8 ग्राम है, निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुने। तो इसके अंदर हमारा जो मान दिया हुआ है वो टोटल हमारे को दिया है वो केजी में दिया हुआ है, ऑप्शन देख सकते हो। उसके बाद हमारा 62 kg है तो 62 kg हमारा फुल पूरा हो जाएगा। और 8 kg है 8 ग्राम है तो 8 ग्राम में हमारा 1 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर होता है वो होता है 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा पॉइंट के बाद 2 शून्य आ जाएंगे इसके, क्योंकि ये पॉइंट्स के बाद 3 है तो हम पॉइंट के बाद ये हमारा 8 हो गया तो 3 शून्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 62.008 kg। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। इसमें दिया हुआ है छोटे व्यास के छिद्रों को परिष्कृत करने के लिए किस स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है विच स्क्रैपर इज यूज टू फिनिश होल ऑफ स्मॉल डायमीटर, यानी छोटे व्यास के लिए। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हुक स्क्रैपर है, फ्लैट स्क्रैपर है, बुल नोज स्क्रैपर है एंड ट्रायंगुलर स्क्रैपर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारे छोटे व्यास के लिए करते हैं हम वो करते हैं ट्रायंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। एंड हुक स्क्रैपर है, हुक स्क्रैपर का प्रयोग हम करते हैं बड़ी यानी बड़ी फ्लैट सतह होती है उसके सेंटर भाग की स्क्रैपिंग करने के लिए हम हुक स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। और छोटे फ्लैट सतह की स्क्रैपिंग करने के लिए हम फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। और बुल नोज होता है, बुल नोज स्क्रैपर का हम बड़े बियरिंग सतह को स्क्रैपिंग करने के लिए हम इस बुल नोज स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। क्वेश्चन में हमारे को दिया हुआ है यथार्थ मान व मापित मान के अंतर को खालिस्तान कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो ये जो हमारा होता है वो ऑप्शन है मापन की त्रुटि होती है, परिशुद्धता होती है, टॉलरेंस होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मापन की त्रुटि। और परिशुद्धता होती है हमारा जो कोई भी मेजरमेंट है उसकी जो एक्यूरेंसी है वो कितनी एक्यूरेंसी तक माप सकता है वह हमारी परिशुद्धता होती है। जैसे वर्नियर कैलिपर की होती है तो वो 0.02 mm होती है। एंड स्टील रूल है, स्टील रूल की जो होती है वो 0.5 mm होती है। और साइन बार की होती है वो 1 मिनट तक होती है। इसी प्रकार टॉलरेंस होती है किसी भी साइज़ की अधिकतम सीमा और उसी साइज़ की न्यूनतम सीमा के बीच जो अंतर होता है वह हमारे टॉलरेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर।
20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है जंगरोधी इस्पात के मुख्य घटक खालिस्तान है। ऑप्शन है द मेन कंस्टेंट ऑफ द स्टील आर होता है, यानी कौन से उसमें घटक पाए जाते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है लोहा होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है एंड कार्बन होता है। सेकंड ऑप्शन है लोहा कार्बन क्रोमियम टंगस्टन होता है, लोहा निकल कार्बन और वेनेडियम होता है, लोहा निकल कार्बन और टंगस्टन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है एंड कार्बन होता है। तो इसकी में जो प्रतिशत मात्रा पाई जाती है वो इसकी जो 18% होती है वो क्रोमियम होता है, 8% निकल होता है और 1% होता है वो हमारा कार्बन होता है। बाकी जो होता है इसके अंदर वो आयरन पाया जाता है। एक होता है हमारा हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील में जो जिन संघटक की जो मात्रा पाई जाती है वो होती है टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम होता है। टंगस्टन की जो मात्रा होती है वो होती है 18%, क्रोमियम की होती है 4% और वेनेडियम की होती है वो 1% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में 400 mm लंबाई और 200 mm चौड़ाई से युक्त आयताकार इस्पात प्लेट के क्षेत्रफल का पता लगाइए। तो हमारे को जो आयताकार होती है यानी आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होती है लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। लंबाई इंटू चौड़ाई को मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ, चौड़ाई होती है, इसको हम वैसे बी भी लिखते हैं लेकिन ये सी से डिनोट कर देता हूँ, बी से, ठीक है। उसके बाद हमारे को मीटर स्क्वायर में हमारे को ज्ञात करना है। ऑप्शन में हमारे मीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो ये इसको हम पहले को है वो मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। तो 1 mm 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। तो हम इसके अंदर 400 अपॉन 1000 इंटू 400 इंटू 200 है, सॉरी दोस्तों, 200 अपॉन 1000, 2 शून्य से 2 शून्य ये कैंसिल हो गए और इन 2 से ये 2 शून्य कैंसिल हो गए। उसके बाद इसको गुणा करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 दिए हुए हैं तो ये 2 शून्य आ जाएंगे पॉइंट से पहले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। 0.08 आएगा। सॉरी दोस्तों, इसके अंदर मैंने 1 0 ज़्यादा लगा दिया क्योंकि हमारे को ये 100 ही दिया हुआ है और मैंने ये 1000 ले लिया, यहाँ से इसको ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 52 है एंड ए प्लस बी बराबर है 24। तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे को ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमारे को दो संख्या लेनी है जिनमें हम जिन संख्याओं को हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 24 आ जाएगी। तो उसको हम ले लेते हैं। एक होती है हमारी 6 होती है, एक होती है हमारी 4 होती है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 24 आ जाएगा और इसको स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर होता है वो 36 होता है एंड 4 का स्क्वायर होता है वो 16 होता है। तो इसको करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन में सही बैठ रहा है, ये 52 आ जाएगा इसके अंदर। और उसके बाद हमारे को ए प्लस बी का मान दिया है तो ए प्लस बी का इसको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से एक लेथ में काम को होल्ड करने के लिए उपयुक्त उपसाधन नहीं है, उसका नाम बताइए। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क होल्डिंग एसेसरीज, यानी कि हमारी लेथ मशीन में कौन सी ऐसी एसेसरीज है जो वर्क होल्डिंग नहीं है, यानी अदर है, जो सपोर्टिंग है, हमारी जो सपोर्ट करती हो वो होगी। फेस प्लेट है, फेस प्लेट के हम इरेगुलर शेप होते हैं, इरेगुलर आकार के वर्कपीस को पकड़ने के लिए हम फेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। और फोर्जाचक में भी हम इरेगुलर आकार की जॉब पकड़ सकते हैं। एंड मेंड्रल है, मेंड्रल में हम होलो जॉब पकड़ने के लिए, खोखली जॉब पकड़ने के लिए हम मेंड्रल का प्रयोग करते हैं। केस प्लेट है, केस प्लेट हमारी होती है वह, इसका जो करेक्ट आंसर है वो केस प्लेट होगा। केस प्लेट हमारी होल्डिंग डिवाइस नहीं है, ये सहारा देती है जॉब को। नेक्स्ट है सेल्फ सेंटरिंग चक। सेल्फ सेंटरिंग चक होता है वह हमारा त्रिज्या चक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, इसमें दिया हुआ है यदि श्रेणी चीजल में खालिस्तान है, चीजल में खालिस्तान है तो काट क्रमिक तौर से बढ़ती है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कलरेंस कोण उच्च होगा, कलरेंस कोण शून्य होगा, रेक कोण उच्च होगा या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज लो। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर कलरेंस एंगल हमारा अधिक है
ये हमारी चीज़ल हो गई। इस चीज़ल के अंदर ये मान लेना दोस्तों ये चीज़ल है और इसकी ये है बॉटम सरफेस है, ये टॉप सरफेस है। तो इसके अंदर जो रेक एंगल होता है वो होता है हमारे चीज़ल के बॉटम सरफेस और वर्किंग सरफेस के बीच का जो एंगल होता है, ये हमारी चीज़ल की बॉटम सरफेस है और ये हमारी टॉप सरफेस है। चीज़ल की बॉटम सरफेस और वर्किंग सरफेस ये हमारी वर्किंग सरफेस है। इसके बीच जो एंगल होता है वह हमारा क्लीयरेंस एंगल होता है। और इंक्लिनेशन एंगल होता है वो होता है चीज़ल के पॉइंट है यानी कि सेंटर लाइन, ये हमारी सेंटर लाइन है यहाँ। तो सेंटर लाइन और वर्किंग सरफेस के बीच जो एंगल होता है वह हमारा इंक्लिनेशन एंगल होता है। और चीज़ल के टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस के बीच जो एंगल होता है वह पॉइंट एंगल होता है। तो पॉइंट एंगल हमारा यहाँ होगा। और चीज़ल के टॉप सरफेस और वर्क के परपेंडिकुलर जो लंबवत रेखा होती है 90 डिग्री पर, ये हमारी 90 डिग्री पर है। इसके बीच जो एंगल होता है वो रेक एंगल होता है। ये इंक्लिनेशन एंगल और पॉइंट एंगल और इंक्लिनेशन एंगल के आधार पर क्लीयरेंस एंगल एंड रेक एंगल वो चेंज होते रहते हैं। अगर हमारा यानी इंक्लिनेशन एंगल इज लो होगा यानी कि कम होगा, बहुत कम होगा, तो हमारी जो चीज़ल है वो फिसल जाएगी और कटिंग नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है दो प्लेटों को एक साथ रिवेटित करने के संबंध में गलत कथन का को चयन पहचाने। ऑप्शन है कोकिंग। हमारी जो प्लेट होती है यानी कि शीट मेटल है, शीट मेटल से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो शीट मेटल में जो हमारा एक कोकिंग टूल होता है एंड एक फुलरिंग टूल होता है, उसका प्रयोग हमारे को बताया गया है। इसमें से हमारे को जो सही है, जो गलत कथन है वो हमारे को चयन करना है। तो इसमें दिया हुआ है कि कोकिंग संधि रोधन कोकिंग प्लेटों के किनारों पर किया जाता है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर है, करेक्ट है, गलत नहीं है। तो उसके बाद दिया हुआ है हमारे को कोकिंग दूसरे में कोकिंग जैसे कि रिविट के शीर्ष की जाती है, यानी कि कोकिंग है वो रिविट के शीर्ष पर की जाती है। तो ये सही बोल रहा है, रिविट के शीर्ष पर की जाती है। उसी प्रकार प्लेट के किनारे में भी की जाती है। तो ये हमारे प्लेट के किनारे भी की जाती है, ये भी हमारा सही ऑप्शन होता है। उसके बाद है कि फुलरिंग जैसे कि रिविट के शीर्ष पर की जाती है, उसी प्रकार प्लेट के किनारे में भी की जाती है। तो हमारी जो फुलरिंग होती है वह केवल प्लेट के किनारे पर ही होती है, वह हमारी रिविट के शीर्ष पर केवल होती है। वो कोकिंग टूल ही करते हैं, कोकिंग टूल से हम रिविट के शीर्ष पर लीकेज प्रूफ जोड़ बनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। और बाकी ये जो हमारा स्टेटमेंट है यही गलत है, बाकी सभी सही है। तो दोस्तों अगर हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करनी है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का वो फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।